नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक क्यूआर कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अबे भाई, सबसे बड़ी बात तो इस समय महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के बाई इलेक्शंस हैं। यूपी क्या, पूरे देश के बाई इलेक्शंस हैं, क्योंकि पूरे देश में टुकड़ों में पूरे देश में कहीं ना कहीं हो रहे हैं। लेकिन चूंकि हम लोग यूपी रहते हैं तो यूपी वाला लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र इलेक्शन की। महाराष्ट्र इलेक्शन में अंतोगत्वा इंडिया जो गठबंधन है उससे काफी कुछ अपने को किनारे कर लिया है। 255 सीटें, 85-85-85 का एक फॉर्मूला निकला, 255 सीटें फाइनल हो गई। 33 सीटों में 18 सीट सहयोगी दलों के लिए और 15 सीट पे पेच फंसा है। अभी तक उस पर क्लैरिटी नहीं आई है। इसके सामने महायुति जो है वो अपने ढंग से, उसका अभी तक क्लैरिटी नहीं है। वो तो दिया जा रहा है, कौन आपाधापी है, कोई उनके खिलाफ बोल रहा है, कोई। महाराष्ट्र इलेक्शन पे पहले एक आपकी टिप्पणी ले लें। एज वी स्टैंड टुडे, कितनी आपको तैयारी, दोनों पक्षों में किसकी तैयारी ज्यादा, किसकी तैयारी कम, क्या लग रहा है? क्योंकि एक तरह से दोनों ही गठजोड़ सीटों के बेहतर तालमेल और टिकट किसको दिए जाए किसको ना दिए जाए सवाल पे काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये उनकी अंदरूनी जद्दोजहद है और मैं नहीं समझता आज अगर हम अपना एक पूरा महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर, चुनावी राजनीति पे एक परिप्रेक्ष्य विकसित करें और उस परिप्रेक्ष्य को उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी बढ़ा पाएंगे बशर्ते परिप्रेक्ष्य ठीक हो, तो मुझे लगता यह है कि दोनों ही गठजोड़ों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक दोनों में से किसी ने कोई बहुत इसमें आपसी समझदारी दिखाई हो बहुत बड़े पैमाने पर, ऐसा नहीं लगता। अब आप देखिए महाविकास अघाड़ी को देखिए। महाविकास अघाड़ी में पहले लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो 100 से ऊपर 105 या 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन उसके उद्धव ठाकरे को उससे बहुत नाराजगी थी और उद्धव ठाकरे ने एक तरह से बीच बीच में ब्रिंकमैनशिप जिसको बोलते हैं, वो भी उनकी तरफ से की गई, संजय राउत द्वारा की गई। हालांकि हम लोगों ने उसकी दूसरी तरीके से व्याख्या की, लेकिन ब्रिंकमैनशिप तो की ही गई। अच्छा, दूसरी शरद पवार को लगातार लग रहा था कि उन्हें तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर घसीट दिया जाएगा, इस गठजोड़ में उन्हें उतनी चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने ब्रिंकमैनशिप की तो मुझे ये लगता है कि इसका दांव शरद पवार ने ताड़ा और उन्होंने अपनी जो रणनीतिक हैसियत है अघाड़ी में, उसका फायदा उठाते हुए एक उन्होंने पंच फैसला दिया। उन्होंने उस पंच फैसले के तहत 85-85 सीटों तीनों बड़े दलों को मिल गई, तय हो गया। लेकिन इससे कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान हो गया और सबसे ज्यादा फायदे में खुद शरद पवार रहे। तो शरद पवार जिनको केवल 45 या 50 या ज्यादा से ज्यादा 55 सीटें मिलने की उम्मीद थी, हैं, उनको इस फार्मूले के मुताबिक 30 सीटें अतिरिक्त मिल गई। बशर्ते ये फार्मूला कायम रहे, मुझे नहीं, ये भी हो सकता है फार्मूला अंततः कायम ना रह पाए। बहरहाल ये उनको सीटें मिल गई। लेकिन साथ में एक नजारा भी बना कि भाई तीनों दल बराबर बराबर हैं, इसलिए मुख्यमंत्री पद का झगड़ा जो है चुनावी मुहिम के दौरान तीनों दलों के बीच में नहीं होगा। ये शक नहीं होगा कि भाई ये आदमी ज्यादा जीत गया तो ये दल जो है अपनी मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोक देगा। इसको लेकर उद्धव ठाकरे बहुत ही संवेदनशील हैं और स्वाभाविक भी है। उनको उनके हाथ से सत्ता छिनी तभी तो ये पूरा बना है इस तरीके से। मतलब उद्धव ठाकरे से अगर सत्ता भाजपा न छीनती तो महाराष्ट्र की राजनीति इस स्थिति में नहीं आती। तो ये वहां पर एक है अघाड़ी के अंदर ये स्थिति है। अघाड़ी की इस राजनीति से एक और अंदाजा लगता है, इसको आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी जोड़ सकते हैं। वो ये है कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद में जो कांग्रेस के खिलाफ गया, अप्रत्याशित रूप से खिलाफ गया है, उस नतीजे के बाद में कांग्रेस को लग रहा है कि भाई गठजोड़ राजनीति को मजबूत किया जाए और उसके लिए अगर कुछ कीमत भी चुकानी पड़े तो वो भी ठीक है। तो अगर कांग्रेस अंततः 85 पे तैयार हो जाती है महाराष्ट्र में
और फिर उत्तर प्रदेश में तो उसने सारी सीटें 9 सीटें समाजवादी पार्टी को दे ही दी हैं, क्योंकि उसको मन की सीटें नहीं मिल रही थी। तो इसका एकमात्र नतीजा निकलता है कि कांग्रेस ने तय कर दिया है कि पार्टी के अंदर जो गठजोड़ विरोधी लॉबी है, हर हर पार्टी में एक लॉबी होती है, कहती है नहीं पार्टी को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहिए, ज्यादा गठजोड़ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये एक लॉबी ये हर पार्टी में होता है, भाजपा में भी है। तो वो उस लॉबी को कुछ ठंडा कर दिया गया है वहां पर, और फोकस उनका ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ हर कीमत पर कायम रखा जाए, भले ही उसमें कुछ नुकसान हो जाए, भले ही थोड़ी बेइज्जती भी हो जाए, कोई बात नहीं। और महाराष्ट्र में भी कम सीटें मिले कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना है। महाराष्ट्र में अगर भाजपा चुनाव जीत गई तो जितना भी एडवांटेज, जितना भी फायदा 24 के लोकसभा चुनाव में प्राप्त हुआ था वो हाथ से निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है अपने आप को दबाव में महसूस कर रही है, और उस दबाव का मुकाबला करने के लिए वो गठजोड़ परखता का सहारा ले रहे हैं, जी, जो मुझे लगता है कि ठीक रणनीति है। अब शरद पवार को इस पर पूरी बात कर लें, शरद पवार को लीजिए। शरद पवार ने क्या किया है कि अगर सारे दोनों गठजोड़ों के सारे नेताओं को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा हाइपर एक्टिव अगर कोई है तो शरद पवार है। पिछले दो ढाई महीने से वो जितनी महाराष्ट्र की यात्राएं कर रहे हैं, जितने नेताओं से मिल रहे हैं, जितनी मीटिंगें कर रहे हैं, जितनी बैठक कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि सारा का सारा उनका प्लान्ड है। मतलब वो जिससे बात नहीं करना चाहते हैं उनसे बात नहीं कर सकता है। मतलब वो एक ऐसे नेता है, अगर कोई अपनी तरफ से उनसे बात करना चाहे तो शरद पवार उपलब्ध नहीं है उसके लिए। वो जिनसे बात करना चाहे उन्हीं से वो बात करते हैं। वो जानते हैं कि उनके पास वो बुजुर्ग हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, उनके पास समय भी कम है, उनको थकान भी होती होगी, उनको दवाएं भी खानी पड़ती होंगी, मेंटेनेंस ड्रग्स भी लेनी पड़ती होंगी, तो सब उम्रदराज लोगों को लेनी पड़ती हैं। और किसी तरीके से वो चाहते हैं कि इस चुनाव में वो अपनी पार्टी, अपने राजनीतिक अस्तित्व और जो अजित पवार ने उनके साथ सलूक किया है, इस सबका वो इस चुनाव में बदला ले लें। वो तभी हो सकता है जबकि महाविकास अघाड़ी की सरकार बने। वो अपनी पार्टी, उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व की बड़ी तारीफें करते हैं, लेकिन उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो साफ तौर पर पेश कर रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद में कोई रुचि नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ज्यादा सीटें लड़ने में उन्हें रुचि नहीं है। तो ये पूरा अघाड़ी का एक मैपिंग है, अघाड़ी की राजनीति की एक मैपिंग है जो मैंने करने की कोशिश की है। अब आप आइए इनके ऊपर, महायुति के ऊपर। महायुति मैं जैसे पहले कह चुका हूं कि वो तो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाओं का दंगल हो रहा है वहां पर। इस दंगल में अमित शाह की भूमिका ये है कि वो बार बार जाते हैं वहां पर और उस अपनी रणनीतिक योजना में सब लोगों को फिट करने की कोशिश करते हैं। बड़े भाई का, बिग ब्रदर का रोल भी प्ले करते हैं वो साथ में। लोगों को जैसी उनकी आदत है, किसी को धमकाते हैं, किसी को पुचकारते हैं, ये सब काम उनका चल रहा है। और भाजपा वालों ने कहना शुरू कर दिया है कि एक तो मैनेजमेंट का स्कूल अहमदाबाद में है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, लेकिन हमारे यहाँ भाजपा में एक अमित शाह मैनेजमेंट स्कूल है, ए फॉर अमित शाह। तो बाकायदा इंटरव्यूज में कह रहे हैं वो लोग, मैंने खुद पढ़ा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मतलब वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि सारा कुछ अमित शाह जो है वो प्रबंधित कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र में अगर महायुति की गाड़ी नीचे नाव डूबती है तो उसका सीधा ठीकरा जो है वो अमित शाह के दरवाजे पर फूटेगा। दूसरे, अमित शाह कांग्रेस की तरह सीटों के मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। उनका साफ मानना है कि भारतीय जनता पार्टी या तो 130 सीटों पर लड़ेगी या 150 सीटों पर लड़ेगी, और अजित पवार को और एकनाथ शिंदे को एक महत्वपूर्ण भूमिका में, महायुति के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका में आना ही पड़ेगा। ये तो है गठजोड़ों का आपसी। अब दूसरा सवाल ये बनता है, इसमें आप चाहें तो इस पर भी हम लोग गौर कर सकते हैं कि वोटरों के लिहाज से, जन आधार के लिहाज से ये दोनों मोर्चे कहां खड़े हैं। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दो चीजें मैं अपना कर दूं और उससे आपसे एक छोटे छोटे, मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार जी का जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इस समय उनकी वो है, वो शायद जो अजीत पवार साहब, उनके भतीजे ने जिस तरह से बर्ताव किया, जैसे उनकी लड़की के अगेंस्ट अपनी पत्नी को खड़ा किया, वो कहीं ना कहीं उनको आहत कर गया है। और इसलिए वो किसी भी तरह से, बारामती से अजीत पवार लड़ रहे हैं तो अपने एक भतीजे को लड़ा रहे हैं, वो उसको छोड़ने को नहीं तैयार है। और शायद मुझे लगता है कि इस उम्र के जिस पड़ाव पे वो हैं, ये एक सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। बाकी पॉलिटिकल आदमी है, जीवन भर पॉलिटिक्स किए तो वो तो करेंगे ही। मैं दूसरी एक प्रोसेस, अब उस पे आम आदमी पे आने से पहले एक चीज थोड़ी समझ लूं। कांग्रेस की एक अजीब सी स्थिति में देख रहा हूं अंतर्गत।
जो साथ के सहयोगी दल हैं किसी भी स्टेट में, वो चाहते हैं कि कांग्रेस सेक्रीफाइस करे अभी कांग्रेस। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखिए तो भी आइडियली कांग्रेस, स्ट्रांग कांग्रेस चाहिए। अगर भाजपा से आपको आपको अगर दो दो हाथ करने हैं तो आप वीक कांग्रेस नहीं हो सकते हैं। इस अंतर्द्वंद को कैसे मतलब मैनेज किया जाएगा, बैलेंस कैसे किया जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कांग्रेस है अच्छा ये किया। कि आप 80 के दशक की भाजपा के बारे में सोचिए। भाजपा क्षेत्रीय शक्तियों के साथ में अपना गठजोड़ के जरिए उभरने की कोशिश कर रही थी। अटल अडवाणी के जमाने की भाजपा ने, अडवाणी कहना था कि भाई जितना एनडीए को हम लोग मजबूत करेंगे, 90 में उन्होंने एनडीए बनाया और वो क्षेत्रीय शक्तियों के साथ एक गठजोड़ करके, कांग्रेस को उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ रहती है, वो आगे आगे उन्होंने बढ़े। तो वो क्षेत्रीय शक्तियों के लिए काफी गुंजाइश छोड़ते थे और कोशिश करते थे कि लोकसभा में उनका हाथ ऊपर रहे और राज्यों की राजनीति में जो उनके घटक दल हैं, उनका पार्टनर्स हैं, उनका हाथ ऊपर रहे। कांग्रेस कुछ कुछ ऐसी स्थिति में अपने आप को पा रही है और कांग्रेस को ये जो अंतर्विरोध है कि हम हर जगह हमारा मतलब दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते। आप अपना फुटप्रिंट भी बढ़ाना चाहेंगे और आप लोकसभा में भी अपना हाथ ऊपर रखना चाहेंगे, दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। तो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी महत्वाकांक्षा पे तो आपको लगाम लगानी पड़ेगी ना। तो कांग्रेस को राज्यों में अपने फुटप्रिंट्स जो है वो बढ़ाने की बहुत ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। और ऐसे में जब कांग्रेस समझौता करती है राज्यों में, कहती है ठीक हम चलो 5 सीट कम ले लेंगे, हम 7 सीट कम ले लेंगे, तो साथ में वो ये मैसेज भी उधर कन्वे कर दे, कभी जब लोकसभा पे बात होगी तब आप ज्यादा उछल-कूद मत मचाइएगा। जी जी जी, तो ये आपसी समझदारी होती है। जैसे कि एक जमाने में कांग्रेस की द्रविड़ पार्टियों के साथ आपसी समझदारी थी। द्रविड़ पार्टियां कांग्रेस को लोकसभा में जीत जाने देती थी, ज्यादा सीटें दे देती थी, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस उनके लिए जमीन जो है तमिलनाडु में छोड़ देती थी। तो ये वो मॉडल है जो बात आगे चल के भाजपा ने अपनाया और अब कांग्रेस को भी अपनाना पड़ेगा या पड़ रहा है। अभी तो संकेत यही मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी संकेत यही मिल रहे हैं। और मेरे ख्याल से आप देखिएगा कि झारखंड में भी जो भी उन लोगों के बीच में फार्मूला वगैरह तय होगा, उसमें भी झारखंड मुक्त मोर्चे को अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होगा। क्योंकि झारखंड की स्थिति थोड़ी सी भिन्न इसलिए है कि झारखंड मुक्त मोर्चा मैं झारखंड पे आता हूँ, उससे पहले बंबई मतलब महाराष्ट्र को खत्म बात कर लें। वो जो आप बात कह रहे थे ना कि वहां का आम मतदाता के सामने एक लाडली बहना योजना और क्या क्या ये सब चीजें आई हैं। आज की खबर है कि वहां के फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं साहब पैसा ही नहीं है, ये पैसा बिल्कुल आप जो मोदी जी के शब्दों का इस्तेमाल करें तो रेवड़ी में लुटाए जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी के इस दोनों जो गठबंधन में चल रहा है उसको कैसे देख रहा है? देखिए, इन लोगों ने बहुत मुद्दतों से लाभार्थियों की दुनिया बनाई जा रही है, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे ने और महायुति ने सारी हदों को तोड़ दिया। चुनाव आयोग की मदद ली है उन्होंने इसमें। चुनाव आयोग से चुनाव को डिले कराया गया, देर कराया गया ज्यादा से ज्यादा, ताकि कम से कम 2 या 3 किस्तें लोगों के खाते में पहुंच जाए। और वो पहुंच गया है। 35 लाख से ऊपर लड़कियों के खाते में पहुंच गया है। बेशर्मी की हद यह है कि उन्होंने दिवाली बोनस के तौर पे भी लोगों को पैसा दिया है। तो ये तक किया गया है, जैसे कि वो एम्प्लॉई हो और नौकर हो, मतलब नगरपाल हो उसके राज्य सरकार के, और उनको बोनस दिया जा रहा हो। इस प्रकार से पूरे मामले को प्रबंधित किया जा रहा है। और सबके मुंह पे तर्क ये है कि अगर लाडली बहन योजना का मध्य प्रदेश में फायदा पहुंच सकता है तो फिर महाराष्ट्र में फायदा क्यों नहीं पहुंच सकता। बहरहाल जो जमीन पर स्थिति क्या है, इसका कितना फायदा होगा अभी कोई नहीं कह सकता। नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फायदा कितना होगा इसका कोई नहीं कह सकता। जमीन की स्थिति क्या है, अब आप नॉर्थ महाराष्ट्र को देखिए। नॉर्थ महाराष्ट्र में नासिक है, धुले है, जलगांव है, इस प्रकार के थे। इसको प्याज पट्टी भी कहा जाता है, ओनियन बेल्ट भी कहा जाता है। इसमें बड़ी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में धुनाई की थी। इनकी अघाड़ी ने महायुति की बड़ी पिटाई नॉर्थ महाराष्ट्र में की थी। यहां पे क्या है कि मुसलमान और मराठा गोलबंदी बहुत जबरदस्त तरीके से अघाड़ी के पक्ष में हुई है। और ये गोलबंदी अगर नहीं टूटी तो फिर नॉर्थ महाराष्ट्र में फिर से ये लोग विधानसभा में भी बहुत जम के जीतेंगे। इस गोलबंदी को तोड़ने के लिए वो पूरी तरह सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये नारेबाजी यहां पर हो रही है। अब आप आइए, जो आदिवासी सीटें हैं और दलित सीटें हैं, इन दोनों ही, और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कहने के लिए महाराष्ट्र में केवल 25 शेड्यूल ट्राइब सीटें हैं आरक्षित, और करीबन 29 आरक्षित सीटें जो है ना
शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल कास्ट की हैं, लेकिन उनका आदिवासियों का और दलितों का प्रभाव केवल आरक्षित सीटों पर ही नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है कि करीब 38 सीटें महाराष्ट्र में ऐसी हैं जहां पर जो दलित आबादी है वो 20-20% है हर सीट के ऊपर। वो आरक्षित नहीं है जी दलितों के लिए, लेकिन वो जहां दलित जाएंगे वो उसकी जीतने की संभावना बनेगी। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट में भी करीब 21 सीटें ऐसी हैं जहां 4-4, 5-5 लाख शेड्यूल कास्ट वोट हैं, भले ही वो आरक्षित नहीं है। तो ये दोनों जो मतदाता मंडल हैं, आदिवासी मतदाता मंडल और दलित मतदाता मंडल, इसमें आज की तारीख में अघाड़ी काफी आगे है। लोकसभा चुनाव में भी अघाड़ी ने ही इनमें बड़े पैमाने पर बाजी मारी थी, कुछ मिला नहीं था उनको, और 2019 के बाद से लगातार बीजेपी का ग्राफ जो है इन सीटों के ऊपर नीचे जा रहा है। आप चाहें तो नरेंद्र मोदी के देश में शासनकाल को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू होता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में खत्म होता है। एक तो ये अवधि है। इस अवधि में लगता है कि नरेंद्र मोदी, जहां सब कुछ उनके आगोश में पूरी राजनीति है, उन्हें सब लोग वोट दे रहे हैं, उन्हें दलित भी वोट दे रहे हैं, आदिवासी भी वोट दे रहे हैं, महिलाएं भी उनको ज्यादा वोट दे रही हैं, और उनका हिंदू एकता जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदू राजनीतिक एकता बनती जा रही है, जिसे कहते हैं अति पिछड़े भी उनकी तरफ जा रहे हैं। ये सब जो है वहां दिखाई पड़ता है। लेकिन 19 के बाद से आपको लगता है कि बीजेपी का और बीजेपी के सहयोगी दलों का सबका ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, और विभिन्न समुदायों के वोट जो हैं बीजेपी के हाथ से फिसलकर विपक्ष के पास, गैर भाजपा दलों के पास जा रहे हैं। ये प्रवृत्ति, ये रुझान आपको महाराष्ट्र की दलित और आदिवासी सीटों पर बड़े पैमाने पर मिलता है देखने को। मराठा वोटों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। इसी को रिवर्स करने के लिए उन्होंने 2 रणनीतियां अपनाई हैं। एक रणनीति है ये लाडली बहन योजना, दूसरी है लाडला भाऊ योजना। भाऊ योजना और बहना योजना, ये दोनों जो है लाड़की बोलते हैं महाराष्ट्र में, लाड़की योजना और भाऊ योजना, ये दोनों नीतियां अपनाई हैं, और साथ में हिंदू खतरे में है का नारा लगा के ये लोग चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से वो एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन ये हम मुसलमान अघाड़ी के पक्ष में है, मराठा अघाड़ी के पक्ष में है, दलित अघाड़ी के पक्ष में है, आदिवासी अघाड़ी के पक्ष में है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज अघाड़ी के पक्ष में जाता है। जी जी जी। मैं एक और चीज पे जरा झारखंड पे भी एक हम लोग वो कर लें, क्योंकि अभी झारखंड की सारी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई। झारखंड जैसे यहाँ पे अमित शाह के कंट्रोल में है, झारखंड हिमंता बिस्व शर्मा जी, मतलब ये मुझे हरदम ये लगता है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में याद किया जाता है कि फलाना थे, कर्पूरी ठाकुर थे, शिव सोरेन थे, सूरज, वहां पे हिमंता बिस्व शर्मा जी की सारी साख उनको कमांड दे दी गई है, और वो किस तरह की राजनीति करते हैं वो देश से छुपा नहीं। मैं झारखंड पे एक छोटा वक्तव्य आपसे ले लूं। देखिए, झारखंड में भी जब मैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल को 2019 के बाद से दूसरे हिस्से में बांटता हूं, झारखंड में भी स्थिति यही दिखती है। 2019 के चुनाव में बढ़िया भव्य जीत हासिल की, आदिवासी वोट भाजपा के खाते में जाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव शुरू हुआ, पता है ना, कांग्रेस भी आदिवासी सीटें छीन रही है भाजपा से, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो छीन ही रहा है, यहाँ तक कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की सीटें भी छीन रही हैं। और ये बिल्कुल एकदम आंकड़ागत बात है, इसमें कोई हम लोगों की हवाई बातें नहीं है। तो वहां पे आदिवासी, अभी देखिए लोकसभा चुनाव में जितनी भी आदिवासी आरक्षित सीटें थी सारी जीत ली इन्होंने, भाजपा एक भी नहीं जीत पाई वहां पर। तो वहां झारखंड में भी टक्कर बहुत ही जबरदस्त है, और जो गैर आदिवासी वोट है वो क्या सोच रहा है, क्योंकि आदिवासी वोट तो स्पष्ट रूप से हेमंत सोरेन को अपना नायक मानकर चल रहा है, हेमंत सोरेन की तरफ वो झुका हुआ है। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे लगे कि हेमंत सोरेन को आदिवासी वोट नहीं प्राप्त होंगे या कम प्राप्त होंगे। तो जो आदिवासी बहुल सीटें हैं झारखंड की, झारखंड में कितनी आदिवासी सीटें, झारखंड में विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, इसमें से 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। प्रांत की 26% आबादी जो है वो आदिवासी आबादी है, और 24 जिलों में से 21 में 1-1 लाख आबादी, 1-1 लाख आदिवासी वोट हैं 21 सीटों में, 21 जिलों में 43 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां 20% आदिवासी आबादी है। तो आदिवासी केवल 28 आदिवासी आरक्षित सीटों का सवाल ही नहीं है, बाकी और जगह भी आदिवासी वोट जो है वो निर्णायक भूमिका अदा करेंगे।
तो ये चीज इस वक्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में वहां पर जाती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन इसका मतलब हमें जी ये नहीं निकालना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है या बहुत आसानी से चुनाव हार जाएगी या कोई एक तरफा हवा वहां बह रही है, ऐसी बात जी नहीं है। क्योंकि ये सब जो छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे जो तथाकथित आदिवासी प्रांत हैं, दरअसल इसमें गैर आदिवासी ही इसके अंदर उसकी राजनीति के निर्णायक बन गए हैं। जी इसकी डेमोग्राफी जो है, इनकी आबादी कुछ इस तरह की बनाई गई है, तो वहां पर जी भाजपा को पानी देने वाले बहुत लोग हैं। जी मैं प्रोफेसर साहब एक जरा उत्तर प्रदेश की बात भी कर लें। उत्तर प्रदेश में 9 सीट पे सपा लड़ रही है। कांग्रेस अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के उन सब सीटों पे उनका उनका उनके पक्ष में है। मतलब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जो अध्यक्ष हैं और जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं। लेकिन अखिलेश ने फिर वही पीडीए कार्ड को बहुत ही सफाई से खेला है। उन्होंने जो 9 सीटें हैं उसमें जो उनके प्रत्याशी हैं, 4 मुसलमान, 2 दलित और 3 ओबीसी। और उसमें से एक अच्छी बात मुझे यह हरदम लगती है कि वो दलित को जनरल सीट से भी लड़ा रहे हैं। तो ये जो एक नया एक्सपेरिमेंट अखिलेश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। लोकसभा में जी नहीं किया था, लोकसभा में नहीं किया था एक्सपेरिमेंट उन्होंने। जी और ये नहीं, और 2 जगह से किया था। मेरठ में भी उन्होंने दलित को लड़ाया था, वो तो बस हार गई जीतते जीतते। वो तो मतलब वो कोई बहुत कंफर्टेबल विन नहीं थी। इसमें फिर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मैं इस पे जो पीडीए वाला है जिसको लेके अखिलेश को, जैसे राहुल गांधी 90-10 की बात करते हैं, ये पीडीए की बात करते हैं, उस पे मैं एक छोटा वक्तव्य चाहूंगा। देखिए, पीडीए एक ऐसी रणनीति है जो जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी इन मेकिंग। क्योंकि इसको पहले दौर में काफी सफलता मिली है लोकसभा चुनाव में, इसलिए ये इसको आप अखिलेश उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में झटका लग जाता तो आगे नहीं बढ़ाते उसको, क्योंकि कोई भी नेता जो है एक बार रणनीति नाकाम हो जाती है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई सामाजिक समीकरणों की राजनीतिक रणनीति कहीं लंबे अरसे तक चली है तो वो कर्नाटक में अहिंदा रणनीति है। इसको देवराज अरस ने बनाया था। आप सोचिए कब से चल रही है ये रणनीति, क्योंकि वहां पर गोकलिगांव और लिंगायतों का प्रभुत्व तोड़ने के लिए ये बनाई गई थी रणनीति। कांग्रेस आज तक इसको रणनीति को मजबूती से पकड़े हुए चल रही है। अहिंदा इतना लंबे समय तक कोई रणनीति नहीं चलती। एक चरण सिंह की अजगर रणनीति बहुत कम समय चली थी, या जो यहाँ पर गुजरात में बनाई थी माधव सिंह सोलंकी ने, है वो भी बहुत कम समय तक चली थी, चलती नहीं है ज्यादा। अब पीडीए एक नई रणनीति उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रांत में जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं और 400 विधानसभा सीटें हैं, एक ऐसे प्रांत में ये रणनीति अगर आगे बढ़ती है और कामयाब होती है तो ये गेम चेंजर साबित होगी। और ये जो बार बार हम लोग कहते हैं सामाजिक न्याय की बात जो की जाती है, ये सामाजिक न्याय का एक नया नाम बन जाएगी। लोग सामाजिक न्याय कहना कम कर देंगे और पीडीए कहना ज्यादा शुरू कर देंगे। जी देखिए, ये अखिलेश, मेरे ख्याल से अखिलेश इसके जरिए अगर ये कामयाब होती है उपचुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनाव में, तो फिर अखिलेश भारतीय राजनीति में अपना नाम लिखवा लेंगे स्थायी रूप से इस रणनीति के जरिए। ठीक बात। मैं जरा प्रोफेसर साहब, है तो हालांकि केरल की बात, लेकिन उत्तर प्रियंका गांधी का नॉमिनेशन हो गया है और उस नॉमिनेशन के बाद बहुत तरह तरह की चीजें हो रही हैं। एक तो ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी जो कांग्रेस मुक्त भारत कर रही थी, वो गांधी युक्त पार्लियामेंट कर दे रही है। गांधी परिवार के तीनों सदस्य, सोनिया जी राज्यसभा में, राहुल गांधी और प्रियंका लोकसभा में आएंगे। और मेरे शो पे कई लोग ये दावा कर चुके हैं कि अब मोदी जी तो सदन में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि राहुल गांधी जितना वो थे उससे ज्यादा प्रियंका गांधी की प्रेजेंस मोदी जी के लिए अनकंफर्टेबल रहेंगे, मोदी जी उससे। तो इस पे वो जो केरल से गई हैं, और कई लोग कह रहे हैं वहां छोड़ के चली गई, ठीक नहीं था, वहां क्या जाने की जरूरत। लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड में जिस तरह की स्पीच दी कि भाई ये मेरा घर है और मुझे उस समय आप लोगों ने सहारा दिया जब मुझे सहारे की जरूरत थी, इस तरह की बातें उन्होंने इमोशनल बातें कही हैं। और मेरी बहन का भी आप ख्याल रखेंगे थोड़ा इस पे। प्रियंका गांधी के मतलब अब तो ये मान के चलिए, हम लोग ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि वो जीत जाना चाहिए उनको। देखिए, आपको, मुझे नहीं पता आपको फुटबॉल के खेल का शौक है कि नहीं, लेकिन मुझे तो फुटबॉल में खेलता भी था अपने छात्र जीवन में और मुझे उसका शौक भी है। क्रिकेट से भी ज्यादा मुझे फुटबॉल अच्छी लगती है, क्रिकेट भी अच्छी लगती है। फुटबॉल में एक सेट पीस होता है और सबसे ज्यादा सेट पीस होता है पेनल्टी स्ट्रोक। इसमें मतलब लगभग तय होता है कि भाई इसमें 99% गोल होना तय है। 1% खिलाड़ी से गलती हो सकती है, इधर उधर मार दे, सीधे गोली के
गोली के हाथ पे ही दे दे बॉल, बात दूसरी है, लेकिन आमतौर पर गोल होना तय होता है। तो वायनाड से प्रियंका गांधी का चुनाव एक सेट पीस है, फुटबॉल की अगर शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए, मतलब 99% वो चुनाव जीतेंगी, और थोड़े बहुत जी वोटों से नहीं, अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगी। जी जी सवाल यह है कि जी इससे प्रियंका गांधी को एक वेंटेज पॉइंट मिल जाएगा, एक ऐसा फायदेमंद मुकाम मिल जाएगा जहां पर खड़े होकर वो दक्षिण भारत में कांग्रेस की राजनीति को नियंत्रित कर सकती है। देखिए, दक्षिण भारत आज भी कांग्रेस के लिए उत्तर के मुकाबले एक जरखेज जमीन है, क्योंकि भाजपा वहां अपनी पैठ नहीं बना पाई है। भाजपा की पैठ जो है वो केवल भारी भारी है, थोड़ा कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, बाकी और कहीं भाजपा है नहीं वहां पर है। तो उसकी वजह से एक जरखेज जमीन है प्रियंका गांधी। सवाल यह है, प्रियंका गांधी सांगठनिक दृष्टि से दक्षिण भारत में कांग्रेस के हितों की पूर्ति कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, वो सही व्यक्तियों पर दांव लगाएंगी ये लगाएंगी, ये मेरे इन शब्दों को मार्क कीजिए। प्रियंका गांधी के साथ एक समस्या रही है गलत व्यक्तियों को चुनने की और उनके ऊपर हद से ज्यादा भरोसा करने की। ये करके वो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का कबाड़ा कर चुकी है। पंजाब कांग्रेस का प्रांत था, प्रियंका गांधी ने जो कबाड़ा किया उसकी वजह से वो उनके हाथ से निकल गया। आज कांग्रेस वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी से बहुत काफी पीछे चल रही है। तो ये प्रियंका गांधी को पंजाब, इनकी दक्षिण भारत में चुनाव तो वो जीत जाएंगी आसानी से, लेकिन मैच उनका वहीं खत्म नहीं होगा, उनको काफी लंबी दूरी वहां खेलने। अच्छा, दूसरे लोग कहते हैं भाई बहुत अच्छी वक्ता है, निश्चित रूप से गांधी परिवार की भी सबसे अच्छी वक्ता है, वो इंदिरा गांधी से भी अच्छी वक्ता है, वो अपने पिताजी राजीव गांधी से भी अच्छी वक्ता है, वो राहुल गांधी से भी अच्छी वक्ता है, ये तो मैं मानने को तैयार हूं। बहुत अच्छी वक्ता है, उनका व्यक्तित्व आकर्षक है, वो कार्यकर्ताओं को मोहता है, जनता के ऊपर भी एक असर उसका उनके व्यक्तित्व का पड़ता है। साहब हमेशा अच्छे व्यक्तित्व का असर अच्छा ही पड़ता है। और वो लोकसभा में एक बहुत अच्छे सांसद की, बहुत पढ़ी लिखी हैं, लोकसभा में एक बहुत अच्छे सांसद के रूप में उभरेंगी, भारतीय जनता पार्टी को करारे जवाब देंगी, उनकी बातों का अपने व्यंग में, अपने कटाक्ष में उनका करारा जवाब देंगी। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन ये सब राजनीति का एक हिस्सा है। ये संपूर्ण राजनीति नहीं है। राजनीति का दूसरा हिस्सा यह है कि आपके होने से कांग्रेस को सांगठनिक दृष्टि से क्या लाभ होने वाला है, वो उन्हें दक्षिण भारत में साबित करना होगा। जो गलतियां उन्होंने पंजाब में की हैं और उत्तर प्रदेश में जो सांगठनिक विफलता प्राप्त हुई है, भाई उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस थोड़ी सी आज सफलता का मुंह देख रही है, तो प्रियंका गांधी वैसे नहीं देख रही है। एक तो भाजपा की अंदरूनी खींचतान, जो मोदी जो योगी बना आला कमान की वजह से उसको फायदा हुआ है, और दूसरे अखिलेश के साथ गठजोड़ राजनीति का फायदा हुआ है, ये फायदा हुआ है। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उससे दलित और मुसलमान उधर झुके हैं, वो फायदा हुआ है। जो प्रियंका गांधी की भूमिका ना के बराबर। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल विफल रही, पंजाब में सुपर फ्लॉप रही, नुकसान दे रही। पंजाब में तो उन्होंने डैमेज किया, उत्तर प्रदेश में तो कुछ था नहीं कांग्रेस के पास, पंजाब में सब कुछ था, सब कुछ निकल गया। ये गलतियां वो अगर दक्षिण भारत में दोहराएंगी, वहां गड़बड़ियां करेंगी, तो फिर उनकी उपयोगिता केवल भाषण देने वाली नेता की रह जाएगी, जैसी सुषमा स्वराज थी भाजपा में। सुषमा स्वराज तो किसी को चुनाव नहीं जिता सकती थी, और जब उन्हें लड़ाया जाता था किसी बड़े नेता के मुकाबले तो हार जाती थी जाके वो सुषमा स्वराज। लेकिन हमेशा उनका एक महत्व रहता था, क्योंकि वो अच्छी वक्ता थी, और वो इस हैसियत के कारण। तो देश में कोई बड़ी महिला नेता है नहीं इस वक्त देश में, ये भी एक शून्य है। निर्मला सीतारमण वगैरह कोई नेता नहीं है, मंत्री हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो बड़ी महिला नेता देश में नहीं है। वो एक, मतलब ममता बनर्जी है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बंगाल में सीमित है। ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता है। तो प्रियंका गांधी एक राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ी महिला नेता बनकर उभर सकती हैं, और ये कांग्रेस और गैर भाजपा राजनीति के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, बशर्ते वो कांग्रेस को सांगठनिक लाभ भी दक्षिण भारत में पहुंचाएं। मैं एक चलते चलते एक अंतिम प्रश्न मेरा इसलिए क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल प्रश्न है, और लोग, एक पीएससी की मीटिंग हुई, पीएससी में वेणुगोपाल साहब उसके इस समय अध्यक्ष हैं, और वो जनरली 67 के बाद तय हो गया था इस देश में कि ऑपोजिशन का ही कोई व्यक्ति, और खास करके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही उस रहते थे। अभी तक खड़गे जी पहले हुआ करते थे लोकसभा में, फिर अधीर रंजन चौधरी। अब राहुल गांधी की जगह कांग्रेस ने, मतलब वो जो नॉमिनेशन किया गया वो तो बिरला जी उसको फाइनल करते हैं, वेणुगोपाल। वहां पे पीएससी ने माधवी बुद्ध जी जो सेबी के अध्यक्षा हैं उनको बुलाया था, और ये उनके आप मैंने चार्टर ठीक से पढ़ लिया है, पीएससी के बिल्कुल उसमें है कि अगर वो इस देश के पब्लिक मनी के
कहीं कुछ हो रहा है उसके लिए वो बात कर सकते हैं, मिनिस्ट्री, किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी को भी बुला के उनसे बातचीत की जा सकती है। माधवी बुद्ध जी को आना था और वो आने से 2 घंटा पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया, और 21 सदस्य होते हैं, मतलब 15 जी लोकसभा 7 राज्यसभा। उन्होंने जी बताया कि मैं नहीं आ सकती हूँ, कुछ काम है। जी जी और ऐसा बोला जा रहा है कि अब वो आएंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी ने उनसे कह दिया है कि आपको आने की जरूरत नहीं है। लोग इसको भी देख रहे हैं कि अगर माधवी बुच आ जाती हैं तो वो सिरे खुलने लगेंगे, जो कहीं अडानी की तरफ ले जाएंगे, जो कहीं कुछ इशारा करेंगे, वो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। भाई इस पे आपका कि पीएससी को वो कैसे, कोई इस देश में जो कि सरकारी अपॉइंटेड है, वो कैसे कह सकता है कि मैं नहीं आऊंगा या मैं नहीं 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 आ सकता हूं? वो वो बहानेबाजी कर सकती हैं, जो उन्होंने पहले संबंध के मुकाबले बहानेबाजी की है, क्योंकि उन्होंने पहले कहती नहीं आएंगी, फिर एन मौके पे उन्होंने मजबूरी जताई तो वो बच गई, लेकिन अब उन्हें दूसरा संबंध जारी कर दिया गया है, तो अब उन्हें आना ही पड़ेगा। इस बीच में उन्हें मौका मिल जाएगा अपनी तैयारी करने का, वो क्या क्या तर्क देंगी, क्या दलील देंगी, उन्हें एंटीसिपेट, पूर्वानुमान लगाने का मौका मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो केसी वेणुगोपाल के खिलाफ जो है कुछ मामला बना ले इस सवाल के ऊपर, तो पूरी कोशिश कर रही है, तो ये जद्दोजहद जारी रहेगी अभी। और मुझे लगता है कि केसी वेणुगोपाल माधवीपुरी बुच को पीएससी में बुलाने में कामयाब रहेंगे। हो सकता है अगली बार उनकी पेशी हो जाए, वो हाँ, मना नहीं नहीं कर क्योंकि सकती, सही मुझे, बात है। नहीं प्रो साहब एक चीज ये भी याद रखिएगा कि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि शशि थरूर को जब आईटी वाली वो उस पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे, तो बीच उसमें उनको हटाया गया था और शिंदे जी के कोई एमपी साहब थे, उनको बना दिया गया था। मेरा अनुमान यह है कि वो माधवी बुच को नहीं इसलिए बुलाएंगे, मेरा जो है, क्योंकि माधवी बुच के मुंह खोलते ही वो सारी चीजें अडानी की तरफ इशारा करने लगेंगी, और अडानी तो इस, जिसको कहते हैं ना, नॉन निगोशिएबल, अडानी जी पे तो कोई इस देश में ना बात कर सकता है ना मुंह खोल सकता है। वो मेरा अपना अनुमान ये है कि वो किसी ना किसी बहाने से वो भंग करेंगे, कुछ करेंगे, हंगामा मचाएंगे, हल्ला मचाएंगे, हो जैसे अभी। सकता है जी हो सकता है वो किसी भी हद तक चले जाएं, लेकिन जैसा कि आपने बताया है कि इस पीएससी का अध्यक्ष तो विपक्ष के ही व्यक्ति को रहना है। जी जी। हाँ, तो वो देखिए क्या तो करते हैं। विपक्ष, हाँ, अब वो विपक्ष में किस विपक्ष को ढूंढेंगे, अब ये तो विपक्ष में भी बहुत विपक्ष का ढूंढा जा सकता है। लेकिन मेरी अपनी समझ ये है कि पीएससी का जो सबसे बड़ा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि पहले खड़गे जी रहे हैं जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से थे लोकसभा, फिर अधीर रंजन चौधरी रहे हैं, तो ये मैंने पास में देखा था। हालांकि ये सरकार तो मानती नहीं है, पुरानी परंपराओं को देखने की बात होगी। इंटरेस्टिंग है सुनने में। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, थैंक यू सो मच। और शायद अगला वाला जब हम लोग करेंगे तब तक दिवाली निकल चुकी होगी, तो दर्शकों को भी एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। थैंक यू सो मच। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है, और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पे डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे, और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं, इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।